हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HVACY सत्या में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है कूलिंग टावर के ऊपर। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन हैं। क्या आपको पता है कूलिंग टावर कितने टाइप के होते हैं? क्या आपको पता है कूलिंग टावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? क्या आपको पता है कूलिंग टावर में लोवर्स क्या होते हैं और उसका क्या काम होता है? क्या आपको पता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होता है और उसका काम क्या होता है? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कूलिंग टावर में कौन से केमिकल यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हार्डनेस, TDS और pH क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता है और कूलिंग टावर की एफिशिएंसी क्या होती है, वेट वाल्व टेम्परेचर का क्या होता है और ड्राई वाल्व टेम्परेचर क्या होता है, फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। बट अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी आपको नहीं पता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कूलिंग टावर को कंप्लीटली उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स की। तो फ्रेंड्स, कूलिंग टावर को अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से बांटा गया है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है और अब भी बता देता हूं। अगर आप इस तरह से देखें तो तीन तरह के होते हैं, क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो और हाइपरबॉलिक होते हैं। और अगर इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे आप देखोगे तो भी तीन तरह के होते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट होते हैं, एटमॉस्फेरिक होते हैं और मैकेनिकल ड्राफ्ट होते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट के दो टाइप्स होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी कमर्शियल साइट पे जितनी भी जो साइट्स होती हैं उस पे ज़्यादातर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होते हैं, जिसमें फैन जो है ऊपर की साइड में होते हैं। और फोर्स ड्राफ्ट जो होता है उसमें जो फैन होते हैं वो साइड की साइड में होते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ कूलिंग टावर आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चलिए आगे। अगर फ्रेंड्स पार्ट ऑफ कूलिंग टावर की हम बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर इसका मोटर का कैप होता है, उसके बाद मोटर होती है और फिर एयर का आउटलेट होता है फ्रेंड, और उसके बाद फैन होता है और उसके बाद फ्रेंड होता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे फैन ऊपर चल रहा होता है और वो हवा प्रेशर से ऊपर को फेंकता है, उसके साथ कुछ वाटर भी ऊपर को जाएगा। तो उस वाटर को नीचे ही रोकने के लिए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाया जाता है, जो कि जो हवा में वाटर जा रहा होता है उसको रोक देता है और सिर्फ हवा ही ऊपर को जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो स्प्रिंकलर होते हैं जिससे वाटर स्प्रे होके नीचे को गिरता है, और उसके बाद आपकी PVC फिलिंग हो गई, जो आपकी फिन्स वगैरह होती हैं, और फिर नीचे गिरेगा। ये मैश हो गया, जो जाली वहाँ पे होती है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि लोवर्स क्या होते हैं कूलिंग टावर्स में। तो लोवर्स यहीं पे कूलिंग टावर में कटे 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 साइड में ऐसे वो होती है फिन्स टाइप की जाली की साइड में। मैं पिक्चर भी इसमें लगा दूंगा। तो वो क्या होता है, वो पानी ऊपर से जब गिरेगा तो वो पानी बाहर ना जाए, वो पानी कूलिंग टावर के अंदर ही जाए। इस वजह से वो लोवर्स उसमें स्ट्रक्चर किया गया होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें फ्लोट वाल्व होता है और मेन लाइन होती है इसमें, और जहाँ पे कि एक वाल्व लगा होता है, ब्लीड वाल्व, और ओवरफ्लो का वाल्व होता है। ओवरफ्लो होगा तो वहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक मेकअप लाइन होती है। 3-4 कूलिंग टावर अगर आपस में कनेक्टेड हों तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ड्रेन लाइन होती है, ताकि कूलिंग टावर की क्लीनिंग वगैरह करते टाइम पे आप क्लीनिंग के बाद जो गंदा पानी है उसको ड्रेन कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट PPT में। तो फ्रेंड्स, अगर टाइप्स ऑफ केमिकल यूज इन कूलिंग टावर अगर हम देखें कि कौन कौन से कूलिंग टावर करते हैं, तो फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर अक्सर नाम पूछते हैं कि कौन सा वो आप यूज करते हो केमिकल। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, आपको इस तरह से बताना है कि हम कोरोजन इन्विएटर और एल्गेसाइड और बायोसाइड्स यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से ना आपका
जो इफेक्ट है बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ना जैसे इन्वर्टर बी, इन्वर्टर ए इस तरह से बताते हैं तो वो भी सेम ही चीज़ है, लेकिन ये और डीपली हो जाता है। तो आप कोरोजन इन्वर्टर और एल्गीसाइड्स और बायोसाइड्स ये आप बताना। होते यही हैं पर उसके नाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचती हैं, तो वो नाम जरूरी नहीं होता। वो मेन होता क्या चीज़ है केमिकल, तो वो कोरोजन इन्वर्टर होता है और एल्गीसाइड्स होता है या तो बायोसाइड्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब हार्डनेस एंड टीडीएस की बात कर लेते हैं कि हार्डनेस टीडीएस कितना होता है। तो फ्रेंड्स हार्डनेस क्या होता है, वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं और उसकी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। जैसे उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप हार्डनेस की बात करोगे तो हार्डनेस 150 से लेके 400 के बीच में होनी चाहिए। टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं, तो वो कितना होना चाहिए आपका, चिल्ड वाटर का 200 होना चाहिए और आपका कंडेंसर वाटर का 600 होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर पीएच की बात करें कि पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच 6.5 से 8 होना चाहिए। ये दोनों के लिए है, चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि रेंज की। जैसे कूलिंग टावर की अगर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको रेंज और अप्रोच आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम जैसा बनाया है। मान लो यहाँ पे हॉट वाटर है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है और यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर यानी इन और आउट के बीच का डिफरेंस डेल्टा टी होता है। चिलर में भी सेम ही होता है, कंडेंसर का ले लो या चिल्ड वाटर का ले लो, इन और आउट का बीच का डिफरेंस हमेशा डेल्टा टी होता है, उसको रेंज भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपका हॉट वाटर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है, सॉरी कोल्ड वाटर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, अप्रोच होता है, अप्रोच। जैसे कि आप चिलर में भी आप देखते हैं तो क्या होता है आपका आउटलेट और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है अप्रोच। सेम ऐसे यहाँ पे कोल्ड वाटर यानी कि कूलिंग टावर से जो आउटर है वो और वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज वही लिखी हुई है कि रेंज क्या होती है यानी कि डेल्टा टी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। बहुत सिंपल है। अप्रोच आपका क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आउटलेट यानी कूलिंग टावर का आउटलेट और वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये आपका अप्रोच होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी पर। अब फ्रेंड्स आपने बार बार ये सुना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। सो फ्रेंड्स कूलिंग टावर की एफिशिएंसी चेक करने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो मीटर होता है इस तरह का होता है। तो मान लो बाहर एनवायरनमेंट की एयर उसका आपको टेम्परेचर चेक करना है, तो आप नॉर्मली उस टेम्परेचर मीटर से जो टेम्परेचर चेक करेंगे वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। अगर उस मीटर का निचला हिस्सा आप किसी भीगे हुए कपड़े से भिगा दें और तब उसका टेम्परेचर चेक करें तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लियर हो गया कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। फ्रेंड्स जो उसकी रीडिंग है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, इन आउट आपका कोल्ड टेम्परेचर, वो आपका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, बट सारे कूलिंग टावर की एफिशिएंसी चेक करने के लिए फॉर्मूला यही वाला लगता है। तो एफिशिएंसी इजकल टू रेंज यानी कि इन और आउट के बीच का डिफरेंस आपका डेल्टा टी इंटू 100 और नीचे रेंज इंटू अप्रोच। अप्रोच आपको बता दिया। अप्रोच होता कितना है, तो ये 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, बट उतना
नहीं होता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए, रेंज इंटू 100 बटे रेंज प्लस अप्रोच। आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा, वो क्या होगा, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी होती है। अब होनी कितनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो स्टैंडर्ड जो है 40 से 60 के बीच में जो हो तो वो अच्छी रहती है। ये थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है तो वो चलती है, बट एक स्टैंडर्ड जो होता है तो वो इतनी है कि 40 से 60 के बीच में होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।